आज हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के सेकेंड बुक के चैप्टर 3 करने जा रहे हैं। ये है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। सो हम इसमें देखेंगे इस तरह से इंडिया का डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू हुआ और क्या क्या हमने स्टेप उठाए थे जिसमें कि ये है। और दूसरी बात है कि हमने 50s में इंडिया में प्लानिंग शुरू किया था और उस प्लानिंग के बेस पे हमारा डेवलपमेंट शुरू होना, हमने अडॉप्ट किया था प्लानिंग रशिया से और उसी के बेसिस पे हमारा डेवलपमेंट शुरू हुआ था। हम इस चैप्टर में देखेंगे किस तरह से क्या क्या स्टेप उठाए गए थे 1950s में, 1950 से लेकर 1991 तक। हम बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान पढ़ने जा रहे हैं और उसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, सो हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और दूसरी बात है, हम इस चैप्टर को क्वेश्चन फॉर्म में करेंगे और हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे इसको। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन whenever any new videos are uploaded. So let us begin the chapter. Write one advantage of planning और 5 ईयर प्लान का क्या एडवांटेज था। ठीक है, सो एक तो परमिटिंग द गवर्नमेंट टू फोकस ऑन ए लार्जर पिक्चर ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट। सो अगर हम प्लान करते हैं तो हम हर एक चीज़ को, हर सेक्टर को प्लान करेंगे और उससे उससे हम एक पूरा कंट्री का डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं। टू मेक लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन इन इकोनॉमी, और प्लानिंग के थ्रू हम 5 साल या 10 साल का प्लानिंग करते हैं और उसमें जनरली हम 5 ईयर प्लान करते हैं, 5 ईयर प्लान। और इसमें हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग इकोनॉमी में इंटरफेयर करेंगे और प्लान बना सकेंगे जिससे कि कंट्री डेवलप हो सके। और दूसरा, टू अचीव टारगेट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, और एक फिक्स टाइम दे देते हैं, उसके बेसिस पे उसी के अंदर हम जो टारगेट को पूरा करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमारा कंट्री डेवलप हो सके। नेक्स्ट है, हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। सो प्राइम मिनिस्टर जनरली बिकम, जो भी प्राइम मिनिस्टर हो चेयरमैन बन जाते हैं प्लानिंग कमीशन के। व्हाट डज डेवलपमेंट मीन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो, इंडिपेंडेंस के समय डेवलपमेंट का क्या मतलब है। एक तो ऐसा डेवलपमेंट लेके आना जिससे कि सबको फायदा हो, एवरीबॉडी गेट द बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट। दैट वाज द मेन फोकस ऑफ डेवलपमेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग गरीब थे उस समय और उनको आगे लेके आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब क्या होता है कि हमारे पता है कि हमारे पास दो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, एक तो कैपिटलिस्ट है और एक सोशलिस्ट है। तो उस समय जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस समय हमारे सामने दो मॉडल थे, एक तो अमेरिकन मॉडल जो था कैपिटलिस्ट बोलते हैं और दूसरा रशियन मॉडल यूएसएसआर। दोनों ही सक्सेसफुल थे, लेकिन हमें लगा कि ना ही कंप्लीट कैपिटलिज्म हमारे लिए सक्सेसफुल हो पाएगा, ना ही कंप्लीट सोशलिज्म हमारे लिए सक्सेसफुल हो पाएगा। तो हमने इन दोनों का बीच का रास्ता अपनाया और हमने मिक्स्ड इकोनॉमी, क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट किया। और इसका मतलब होता है कि बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, यानी कि सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही विल ऑपरेट इन इंडिया साइमल्टेनियसली, एक ही समय दोनों काम करेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। सो व्हेन इन एनी इकोनॉमी बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर operate at the same time simultaneously, then that is called mixed economy. Next है, what is green revolution। ये भी एक स्ट्रैटेजी हमने अडॉप्ट किया था एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। हम ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, रेवोल्यूशन में चेंज होता है, ठीक है, और ग्रीन मतलब एग्रीकल्चर में, तो इसीलिए इसको एग्रीकल्चर में चेंज, चेंज किस तरह का, पॉजिटिव चेंज, यानी कि हमारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इन 1960s में, स्पेशली वीट के फील्ड में, और इसी को हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। अब क्वेश्चन आता है क्यों बढ़ा था। तो बढ़ने का कारण है कि हमने मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग शुरू किया था, HYV सीड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब यूज़ करने से एग्रीकल्चर में विथ इरिगेशन फैसिलिटीज से हमारा प्रोडक्शन हैज इंक्रीज सब्सटांशियली, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। से मान लो हम 100 kg पहले उगाते थे विथ ट्रेडिशनल फार्मिंग, अब हम 500 kg ग्रो करने लगे। सो दिस 5 टाइम इंक्रीज जो है ना, दैट इज कॉल्ड सब्सटांशियल इंक्रीज, एंड दिस सडन इंक्रीज
चेंज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप स्पेशली वीट। कहाँ कहाँ पे हुआ था? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आंध्र प्रदेश, इन सारे स्टेट में हुआ था, तमिलनाडु में, और इसी को हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है। नेम द स्टेट इन विच द फूड क्राइसिस वाज मोस्ट एक्यूट इन 1960s। तो बेसिकली बिहार में फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा था। हाँ ठीक है, वहाँ पे फेमाइन मतलब सूखा पड़ गया था, बहुत सारे लोग मर रहे थे। तो हु वाज कॉल्ड मिल्क मैन ऑफ इंडिया? सो ब्रिगेस कुरीन। सो ये भी एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, हु वाज पीसी महालनोबिस? ठीक है, कौन थे पीसी महालनोबिस? तो ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान। आपको पता है कि हमने 1950 में प्लानिंग शुरू किया था इंडिया में, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान, देन सेकेंड 5 ईयर प्लान, थर्ड, इस तरह से कंटिन्यू होते रहा। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो थे उसके किसने उसको बनाया था, या किसके देख रेख में, किसके ऑब्जर्वेशन में बनाया गया था? तो वो दैट इज द रीजन वाई ही इज कॉल्ड आर्किटेक्ट ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान। ठीक है। और इन्होंने फोकस किया था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को। सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने किसको ज़्यादा स्ट्रेस किया था? इंडस्ट्री को। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने किसको ज़्यादा फोकस किया था? एग्रीकल्चर को। सो ठीक है। एंड एक्टिव रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, और इन्होंने, हालांकि ये प्राइवेट सेक्टर में थे, फिर भी उन्होंने गवर्नमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। When was planning started? 1950 में। सो एक नंबर क्वेश्चन ये भी आ सकता है। राइट द टाइम पीरियड ऑफ 12 5 ईयर प्लान। सो 2012 से 17। आज हम 13 5 ईयर प्लान है, चल रहा है अभी 5 ईयर प्लान। ठीक है। ये है 2017 से लेके 5 ईयर तक, यानी कि 22 तक। अब फिर हमारा नेक्स्ट 14 5 ईयर प्लान आ जाएगा। हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज इन 1969? तो ये भी 1 मार्क क्वेश्चन लर्न करना है। 14 बैंक, इंदिरा गांधी ने 14 बैंक को नेशनलाइज कर दिया था, गरीबों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। विच कंट्री इंस्पायर्ड अस टू अडॉप्ट 5 ईयर प्लान? तो हमने कौन सा? रशिया, सोवियत यूनियन, या रशिया से हमने इसको अडॉप्ट किया था। ठीक है। सो राइट द ईयर ऑफ सेकेंड 5 प्लान। 57 से 61 तक आया था, और 51 से लेकर 1951 से लेकर 1956 तक जो था फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राइट द ईयर। अच्छा ठीक है। और हमने किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी मतलब किसको ज़्यादा फोकस किया था सेकेंड 5 प्लान में? हैवी इंडस्ट्री। हमने ये फोकस किया था कि हम इंडिया को इंडस्ट्रियलाइज करेंगे, और बड़े बड़े इंडस्ट्री, उसमें सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, आयरन स्टील इंडस्ट्री हो गया, ये सब चीज़ लगाया गया था इंडिया में बहुत ज़्यादा। व्हाट इज लैंड रिफॉर्म? लैंड रिफॉर्म मतलब आपको पता है कि इंडिया में एग्रीकल्चर, इंडिया का जो बैकबोन है एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत कम था। तो हमें लगा कि उसमें कुछ सुधार लाना चाहिए। जो हम लेके आए थे, रिफॉर्म मतलब सुधार होता है। सो लैंड रिफॉर्म मतलब लैंड में सुधार लेके आना। किस तरह का सुधार? सो लैंड रिफॉर्म मीन्स रिफॉर्म इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। आमतौर पे उस समय जमींदारी सिस्टम था, जमीन जो थे जमींदारों के पास थे, बहुत ज़्यादा ज़मीन था, और इसलिए वो लोग केयर नहीं करते थे। तो और जो उसमें काम करते थे वो मजदूर थे या लैंडलेस लेबरर थे। सो हमें लगा कि शायद कंसंट्रेशन ऑफ लैंड जो है इन द हैंड ऑफ फ्यू पीपल मे बी द रीजन फॉर लेस प्रोडक्शन। सो हमने उनसे ज़मीन ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर दिया, उनसे ज़मीन ले लिया, और लेके बाय मेकिंग लॉ, और इसे हमने फार्मर्स में जो लैंडलेस फार्मर थे उनमें रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इस तरह से हमने लैंड रिफॉर्म लेके आए, ये होप करते हुए कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा हमारे। तो फाइनली 1969 में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया, और उससे प्रोडक्शन सब्सटेंशियली इंक्रीज हुआ। इन व्हाट वे इंडियाज आइडिया ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्नाइजेशन? देखो, वेस्टर्नाइजेशन बेसिकली मटेरियलिस्टिक पे फोकस करता है, मटेरियल थिंग। अगर ज़्यादा किसी के पास गाड़ी है, ज़्यादा इंडस्ट्री लग रहा है, रोड बन रहा है, रेलवे बन रहा है, तो हम उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। ये वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है। नो डाउट इंडिया में भी ऐसा है कि अगर डेवलपमेंट मतलब होता है कि हम काउंट करते हैं जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ज़्यादा इंडस्ट्री लग रहा है, फैक्ट्री लग रहा है, तो उसी को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। सो हम देखते हैं इसमें किस तरह से इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो था डिफरेंट था वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट से। देखो, वेस्टर्न आइडिया ऑफ डेवलपमेंट इज कन्फाइंड टू इंक्रीज इन द मटेरियल वेलबींग। ज़्यादा पैसा, गाड़ी, बंगला, ये सब होना, रोड अच्छा होना,
इन अदर वर्ड्स इंक्रीज इन द इनकम accompanying high standard of living is referred to as development according to European and American. ठीक है. For them development was about becoming more modern which was possible through industrialization. देखो ज़्यादा मॉडर्न होना, कैसे ज़्यादा मॉडर्न हो गए अगर आपके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है. Indian idea of development also believe that every country would go through the process of modernization as in the West. तो हम भी यही मानते थे कि अगर हमें भी मॉडर्न होना है, हमें भी डेवलप होना है, तो हमें वो प्रोसेस से जाना पड़ेगा जिस प्रोसेस से अमेरिकन कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज गुजरे हैं. यानी कि हमें भी इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा, हमें भी ये सब करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें अपना ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा. द राइज इन कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म. ठीक है. सो मॉडर्नाइजेशन वाज आल्सो एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ ग्रोथ, मटेरियल प्रोग्रेस एंड साइंटिफिक रैशनैलिटी. आपको साइंटिफिक एटीट्यूड लेके आना है, तभी जाके you will become modern. तो Indian and American और European model of development somewhat similar था. ठीक है. So next है, what do you understand by Kerala model? तो केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या था? बेसिकली हम जो प्लानिंग शुरू किए थे 1950 में, ये प्लानिंग जो था सेंट्रलाइज प्लानिंग था. सेंटर डिसाइड करेगा कि पूरा कंट्री में किस तरह से डेवलपमेंट किया जाएगा, कौन सा सेक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा, ये सेंटर. सो हमारा जो मॉडल प्लानिंग था वो सेंट्रलाइज प्लानिंग था. लेकिन केरला में डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, यानी कि दे स्टार्टेड डेवलपमेंट बाय डेवलपिंग द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब में. एंड इसी को बोलते हैं हम केरला मॉडल. सो देखते हैं, केरला मॉडल इज द नेम गिवन टू पाथ ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट चार्टर्ड बाय द स्टेट ऑफ केरला. सो केरला में हुआ था, इसलिए केरला मॉडल बोलते हैं. देयर हैज बीन ए फोकस इन दिस मॉडल ऑन एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया था, हेल्थ के ऊपर, लैंड रिफॉर्म, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉवर्टी एलिवेशन, इस चीज़ को. डिस्पाइट लो पर कैपिटा इनकम, हालांकि वहाँ पे इनकम पर कैपिटा इनकम कम था, लेकिन उन लोग वीक इंडस्ट्रियल बेस था, फिर भी वहाँ पे इतना ज़्यादा पंजाब के या हरियाणा के मुकाबले पर कैपिटा इनकम बहुत कम था, कंपैरेटिवली कम था, और इंडस्ट्रियल बेस भी उतना नहीं था. फिर भी केरला ने ऑलमोस्ट टोटल लिटरेसी, यानी कि वहाँ पे करीब करीब 99% लोग जो से साक्षर थे, यानी कि पढ़े लिखे थे. वहाँ पे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है कि ज़्यादा दिन तक जिंदा रहते थे लोग. बच्चे कम मरते थे, छोटे बच्चे 1 साल से कम उम्र के. फीमेल मोर्टालिटी रेट भी लो था. सो इस मामले में जो था केरला डेवलप था, क्योंकि गवर्नमेंट ने हेल्थ या एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया था, और इसकी वजह से जनरल लाइफ ऑफ द पीपल जो था केरला का बेटर था. ठीक है. इसी को बोलते हैं हम केरला मॉडल. नेक्स्ट है हमारा, व्हाट वाज द रूरल पीपल ऑफ ओडिशा अपोज. तो हमें एक केस स्टडी दिया हुआ है. ओडिशा में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होने लगा तो उस समय क्या हुआ था. द रूरल पीपल ऑफ ओडिशा वर अपोजिंग द प्रपोजल ऑफ PSSCO. ठीक है. इंडिया स्टील प्लांट एज इट वाज कॉजिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम द रीजन वेयर प्लांट वाज बीइंग सेटअप. तो वहाँ पे एक प्लांट, स्टील प्लांट सेटअप किया जा रहा था उड़ीसा में, और जहाँ पे ये प्लांट लगाया जा रहा था वहाँ पे लोगों को हटाया जा रहा था, डिस्प्लेस किया जा रहा था. तो इसके लिए लोगों को लगा कि हम अपने जड़ से हटा के गवर्नमेंट यहाँ पे डेवलपमेंट लाने की कोशिश कर रहा है, ये सही नहीं है. सो लोगों ने इसको अपोज करने लगे. दे वर डिमांडिंग कैंसिलेशन ऑफ MOU साइन बिटवीन द कंपनी एंड द उड़ीसा गवर्नमेंट. तो MOU जो था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि कंपनी और उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा साइन किया गया था, और उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बेस पे वहाँ पे स्टील प्लांट सेटअप किया जा रहा था, उसी को अपोज करने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये स्टील प्लांट वहाँ सेटअप करने से बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा, बहुत सारे लोगों को अपने जड़ से हटाना पड़ेगा. सो व्हाट वर द मेन डिबेट ओवर द डेवलपमेंट. सो यहाँ पे देखो डेवलपमेंट का क्या डिबेट था, डेवलपमेंट किस तरह का डेवलपमेंट चाहिए हमें बेसिकली. So there were a lot of debate over the development. Some leader proposed that India could develop only through industrialization. देखो, एक तो था कि हमें इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री, कुछ लोग बोलते हैं इंडस्ट्री को डेवलप करो, कुछ लोग बोलते थे एग्रीकल्चर को डेवलप करो, क्योंकि इंडिया जो है एग्रीकल्चर फार्मर बहुत ज़्यादा है इंडिया में, एग्रीकल्चर लोग जो हैं पुअर लोग रहते हैं. सो ये
इन लोगों का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब एग्रीकल्चर, रूरल इकोनॉमी डेवलप होगा, ठीक है। सो सम लीडर्स प्रपोज दैट द इंडिया को डेवलप ओनली थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन एज इट वुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड इम्प्रूव फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ पुअर पीपल। सो पीसी महालनोबिस जो थे सेकेंड 5 ईयर प्लान के आर्किटेक्ट थे, ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने सपोर्ट किया इस व्यू को, सपोर्टेड दिस व्यू, बट देयर वर सम इंडियन। तो कौन सा व्यू को सपोर्ट किया इन्होंने? इंडस्ट्री को। पीसी महालनोबिस जो थे उन्होंने बोला कि नहीं, इंडस्ट्री डेवलप करना ज़्यादा सही है इंडिया में, और इंडस्ट्री से इंडिया डेवलप हो। लेकिन कुछ लोग जो थे, लीडर जो थे, उन्होंने एग्रीकल्चर को डेवलप करने की बात करी। सो यही कंट्रोवर्सी है, यही डिबेट है कि क्या चीज़ इंडिया में ज़्यादा बेटर हो सकता है, इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर, ठीक है। तो दे अब जिन्होंने ये बोला था कि एग्रीकल्चर ज़्यादा बेटर है, एग्रीकल्चर को डेवलप करना चाहिए, दे आर्ग्यू दैट मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया एट दैट टाइम लिव्ड इन द विलेज एंड इफ देयर कंडीशन वर टू बी इम्प्रूव्ड देन इट वाज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू डेवलपिंग एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक डैम, रूरल डेवलपमेंट, बैंक एक्सेट्रा। तो कुछ लोग बोलते थे कि ज़्यादातर लोग जो है अभी भी गाँव में रह रहे हैं, और उनका डेवलपमेंट तभी पॉसिबल हो सकता है अगर हम रूरल इकोनॉमी को डेवलप करेंगे, और रूरल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चर को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक डैम, बैंक्स वगैरह लोन प्रोवाइड करने के लिए इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तभी जाके ये हो सकता है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट वुड इम्प्रूव द रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस रूरल पॉवर्टी, ठीक है। तो समझ में आ गई, ये डिबेट था। नेक्स्ट है हमारा कि मेंशन द 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। और प्लानिंग का क्या ऑब्जेक्टिव था? जो हमने 1950 में प्लानिंग शुरू किया था, उसका क्या ऑब्जेक्टिव था बेसिकली? सो एक तो ग्रोथ था, इट मीन्स दैट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी देयर बाय इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना, फैक्ट्री लगाना, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ाना। तो अगर ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली इट विल, लोगों के पास इनकम ज़्यादा आएगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। दूसरा मॉडर्नाइजेशन था, ठीक है। दूसरा, पहला ग्रोथ था, दूसरा मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मतलब होता है कि हमारा नए नए टेक्नोलॉजी लेके आना और लोगों का आउटलुक को चेंज करना, लोगों का सोच बदलना, ये भी ज़रूरी था। जैसे कि औरतों को पढ़ाना, वुमेन को, गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन प्रोवाइड करना, और इस तरह से उनको भी हेल्प करना जिससे कि वो कंट्रीब्यूट कर सके इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। इसको बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन का 2 एस्पेक्ट है, एक तो टेक्नोलॉजी और आउटलुक। आउटलुक मतलब होता है यहाँ पर कि अपना सोच बदलना। जो हम ट्रेडिशनल सोच था कि औरतें घर में कन्फाइंड रहेंगी, उनको एजुकेशन नहीं देना है, उतना ही पढ़ाना जितना कि मिनिमम, तो ये सब चीज़ बदलना, जिसको बोलते हैं सेल्फ रिलायंस। मतलब होता है कि अपने ऊपर निर्भर होना, हमें फॉरेन कंट्री के ऊपर ज़्यादा फूड के लिए, एसेंशियल गुड्स के लिए डिपेंड नहीं करना, इसको अपने कंट्री में ही ग्रो करना। और इक्वलिटी मतलब होता है कि बेनिफिट ऑफ जो ये था सेल्फ रिलायंस है, डेवलपमेंट, वो सब तक पहुँचे, इवन गरीब लोगों तक भी पहुँचे, देन दैट इज कॉल्ड इक्विटी। सो दैट इज द 4th पॉइंट, ठीक है। सो 4 गोल थे, चारों गोल यहाँ पे मेंशन किया गया है, सेल्फ रिलायंस, मॉडर्नाइजेशन, ग्रोथ एंड इक्विटी, ठीक है। सो व्हाट डू यू नो अबाउट एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री? मैंने अभी ऊपर बताया था ये क्वेश्चन कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में क्या कंट्रोवर्सी था, डिबेट था, वही क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा यहाँ पे कि व्हाई डिड द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्रूव्ड इन 1960s? सो सिंपल सी बात है, 1960 से पहले इंडिया वाज फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ फूड क्राइसिस, क्योंकि इंडिया पार्टीशन हो गया था, बहुत सारे फर्टाइल लैंड जो था पाकिस्तान को चला गया था, तो हमारे यहाँ पर क्राइसिस हो गया था फूड का, तो उससे ओवरकम। और दूसरी बात है, उस समय हमने यूएसए से हमने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था फूड। तो क्वेश्चन आता है किस कंट्री से हम फूड इंपोर्ट, व्हीट इंपोर्ट करते थे, ठीक है। सो लेकिन इंडियन गवर्नमेंट एडॉप्टेड न्यू स्ट्रैटेजी जिसको बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसमें कि हमने फार्मर्स को सस्ते में और चीप रेट में HYB सीड्स, फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड दिया, और उनको बोला कि इसको अडॉप्ट करो, और इसको अप्लाई करने के बाद इंडिया में फूड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया, और इसी को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट इन 1960s। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हुआ था। अब आता है नेक्स्ट, हाउ लैंड रिफॉर्म रीच्ड शिवपाल गंज विलेज। ये केस स्टडी है एक। देखो उस समय, इससे पहले हमें ये समझना है कि इंडिया के जो फार्मर थे वो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग करते थे 1960 से पहले, और दूसरी बात है कि उन्हें मॉडर्न मेथड पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं था। वो मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग जो कि HYB सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह यूज करना नहीं चाहते थे। लेकिन अभी गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम कैसे जो
नई टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर में, उसको हम गांव-गांव तक पहुंचाएं। तो वहीं यहाँ पे केस स्टडी है किस तरह से जो लैंड रिफॉर्म था ये गांव तक पहुंचा। मोस्ट ऑफ द इंडियन फार्मर्स एट दैट टाइम बिलीव्ड सेल्फ सफिशिएंसी, कि हम जितना उगा रहे हैं अपने लिए उगाओ बस बहुत है। सो दे नेवर प्रोड्यूस मोर देन रिक्वायर्ड फॉर द देर, जितना जरूरत है उतने उगाते थे, उससे ज़्यादा उगाते हैं। सिंस इंडिया वाज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ फूड क्राइसिस, मैंने बताया था हमें अमेरिका से फूड इंपोर्ट करना पड़ता, गवर्नमेंट वांटेड दिस फार्मर टू प्रोड्यूस मोर सो दैट देयर रिमेड मार्केटेड सरप्लस। तो वो लोग चाहते थे कि सिर्फ अपने लिए ना उगाए, ज़्यादा उगाए, और जो एक्स्ट्रा होता है उसको 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 मार्केट में लेके जाए, जिससे कि सप्लाई बढ़ जाए फूड का। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट टू हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट, तो गवर्नमेंट ने एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया और पोस्टर्स वगैरह लगाना शुरू कर दिया वॉल पे, स्पीच टू क्रिएट अवेयरनेस दैट इफ दे फार्मर अगर अडोप्ट करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ फार्मिंग तो ऑटोमेटिकली उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो सिर्फ वो अपने लिए नहीं उगा पाएंगे बल्कि सरप्लस होगा जो कि मार्केट में बेचेंगे तो बाकी लोग भी उसको कंज्यूम कर पाएंगे। ऐसे एक एडवर्टीजमेंट जो शिवपालपुर विलेज में लगाया गया था, ठीक है, जिसमें कि हेल्दी फार्मर्स हो किया गया था, टर्बन पहना हुआ है रैप्ड अराउंड हिज हेड, अर्निंग एंड क्विल्ट जैकेट पहना हुआ था, कटिंग टॉल क्रॉप्स ऑफ वीट विद ए सिकल। तो उसमें दिखाया गया कि उस पोस्टर में दिखाया गया था फार्मर को बहुत हेल्दी दिख रहा था फार्मर, वो टर्बन पर पहना हुआ था, इसका मतलब होता है कि वेल ऑफ है वो अपना फसल काट रहा है जो कि फसल बहुत अच्छा उगा हुआ है, और और अच्छा जैकेट पहन रखा है, इसमें शो कर रहा है कि उसका इनकम बहुत ज़्यादा है। सो लोग तो वुमेन वाज स्टैंडिंग बिहाइंड हिम वेरी प्लीज विथ हर सेल, और पहले पीछे उस एडवर्टीजमेंट में औरतें खड़ी हैं जो कि सेल करने के बाद बड़ा खुश है कि हाँ अच्छा सेल हुआ इस बार। सो ये पिक्चर जो था इट वाज रिटन इन हिंदी एंड इंग्लिश, ग्रो मोर क्रॉप, और उसमें ये लिखा हुआ था कि जा। सो जब फार्मरों ने ये देखा तो उनको लगा कि ये एडवर्टीजमेंट जो है, यानी कि जो लोग जो फार्मर इंडिया में HYB सीड से केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह यूज कर रहे हैं उनका प्रॉस्पेरिटी हो रहा है, तो उन लोग भी इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, और इस तरह से शिवपालपुर विलेज जो है एक हमें मॉडल विलेज दिया हुआ है जहाँ पे कि लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू। इसी तरह से हर जगह इस तरह का एडवर्टीजमेंट के थ्रू फार्मरों को इनकरेज किया गया कि वो लोग न्यू टेक्नोलॉजी यूज करें एग्रीकल्चर में, और इससे इसी को हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। तो धीरे धीरे ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो गांव-गांव में फैलने लगा, और इंडिया का जो फूड प्रॉब्लम था उसको हमने रिजोल्व कर दिया, ठीक है। सो नेम 2 स्टेट्स वेयर द HYB सीड्स वर यूज्ड, तो पंजाब और आंध्र प्रदेश में, हरियाणा में भी, वेस्टर्न यूपी में भी। व्हाट स्टेप्स वर टेकन टू इम्प्रूव द रिफॉर्म एग्रीकल्चर, सो इम्प्रूव और एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करने के लिए क्या। सो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का। सो इसमें 4 पॉइंट आपको लिखना है, जो कि एक तो हमने जमींदारी सिस्टम को ख़त्म कर दिया था। जमींदारी सिस्टम में तो था जमींदारों पर हजारों हजारों एकड़ ज़मीन होते थे, और इतना ज़मीन होने की वजह से हम लोग ज़मीनों पर ध्यान नहीं देते थे, तो इससे भी प्रोडक्शन कम था। दूसरा था कि कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, कंसोलिडेशन, ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, यानी कि जो छोटे छोटे टुकड़े लैंड के थे उसको जोड़ के एक बड़ा लैंड बनाना और सब मिल के उस पर खेती बाड़ी करना, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन, ठीक है, जिससे कि वो बेनिफिट ऑफ मॉडर्न फार्मिंग इंजॉय कर सके। सीलिंग ऑन, दूसरा ये था। तीसरा सीलिंग, CEILING ऑफ लैंड होल्डिंग, यानी कि अगर आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लैंड है तो उससे ज़्यादा है तो उसको ले लिया जाएगा, एंड दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग लैंडलेस लेबरर। सो सीलिंग मतलब पुटिंग मैक्सिमम लिमिट, बियॉन्ड दैट वन कैन नॉट होल्ड लैंड, एक लिमिट डाल देना कि इससे ज़्यादा अगर किसी के पास ज़मीन है तो उसको छीन लिया जाएगा और गरीबों में बांट दिया जाएगा। और तीसरा है कि ग्रेटर, ठीक है, लीगल सिक्योरिटी अगेंस्ट एविक्शन। एविक्शन मतलब होता है ना, पहले जो था जमींदार वगैरह किसानों को अपने ज़मीन से कभी भी निकाल देते थे, इससे उन्हें बड़ा प्रॉब्लम होता था। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अब आप ऐसे नहीं निकाल सकते हो, सम स्टेप नीड टू बी टेकन देन ओनली, कुछ आपको स्टेप उठाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, कुछ टाइम देना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन एविक्ट, मतलब निकालना, हाँ, किसानों को अपनी ज़मीन से तो हटा सकते हो। तो ये सारे स्टेप उठाए गए थे जिसको बोलते हैं हम लैंड रिफॉर्म, ठीक है। सो ये मैंने आपको लास्ट पेज में करा चुका हूँ, ठीक है। सो ये हो गया। नेक्स्ट है हाउ वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप, मेंशन इट्स स्कोप ऑफ वर्क। प्लानिंग कमीशन के बारे में मैंने बताया था आपको, हमने रशिया से अडॉप्ट किया था, 1950 में किया था, और ये सेंट्रलाइज प्लानिंग था।
और ये एक एडवाइजरी रोल प्ले करता था, इस गवर्नमेंट को एडवाइज करता था, रिकमेंड करता था कि आप ये स्टेप उठाओ, और फिर उसको कैबिनेट अप्रूव करता था, देन ओनली इट वाज इम्प्लीमेंटेड। सो इसका स्कोप क्या था? स्कोप था कि प्लानिंग कमीशन विल कैरी इट्स वर्क इन सच ए मैनर एज टू अचीव द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ऐसा इस तरह से ये अप्रोच उसके प्लानिंग कमीशन के का जो फंक्शनिंग का अप्रोच था वो ऐसा था कि इस तरह का डेवलपमेंट लाए जिससे कि हर आदमी को जीने खाने का साधन मिले, adequate sufficient means of livelihood, that the ownership and the control of the material resources of the community are to be distributed for the common goods। तो जो भी common resources है उसको ऐसे यूज करना जिससे कि आदमी का फायदा हो, ये चीज उसे ध्यान में रखना था। दैट ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन, जो रिसोर्सेस है वो कुछ लोग हाथ में ना रहे, बल्कि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ हो, जिससे कि गरीब लोगों तक इसका फायदा पहुंचे। सो ये कुछ चीज़ को ध्यान में रख के हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन ने काम करना शुरू किया अपना। डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड नॉन प्लान बजट। प्लान बजट मतलब होता है कि हम 5 ईयर प्लान के अंदर हम कुछ प्रोग्राम पॉलिसी डेवलप करते हैं, और उस प्रोग्राम पॉलिसी को अचीव करने के लिए जो हम बोलते हैं। और नॉन प्लान बजट मतलब होता है कि वो चीज़ जो कि जिसकी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, जिसको पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, जैसे सैलरी वगैरह हो गया, ये तो देना ही देना है आपको। अगर मान लो कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टांस आ जाता है, अकाल पड़ जाता है, या मान लो सूखा पड़ जाता है, तो उस समय हमें पैसा उसमें लगाना है। तो ऐसे बजट को हम बोलते हैं नॉन प्लान बजट। ठीक है, नेक्स्ट है टू एडवांटेज एंड टू डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है? एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है हमेशा। ठीक है, टू एडवांटेज के एग्रीकल्चर एक तो पॉजिटिव एडवांटेज जो है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की वजह से। पंजाब, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, आंध्र प्रदेश वगैरह में। और इंडिया जो था पहले फूड स्केर्सिटी था, अब सेल्फ हो गया फूड में, हमें अब बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी फूड के। तो ये दो फायदा है हमारे पास। नेगेटिव क्या है कि इट वॉज रियलाइज दैट ओनली रिच पीजेंट्स एंड लार्जर लैंड होल्डर्स वर द बेनिफिट ऑफ ग्रीन। एक्चुअली ग्रीन रेवोल्यूशन महंगा था, HYB सीड्स हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर, ये सब खरीदना आम किसानों की बस की बात नहीं थी। सो जो रिच फार्मर थे उन्होंने इस सब चीज़ का इस्तेमाल किया और उनका इनकम बढ़ा। सो इस तरह से रिच फार्मर बिकम रिच एंड पुअर जो थे और ज़्यादा पुअर होते गए। सो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर एक्चुअली इंक्रीज बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल्सो इंक्रीज पोलराइजेशन बिटवीन क्लास एंड रीजन। सो जो एरिया में ग्रीन रेवोल्यूशन है वो एरिया डेवलप हो गया, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। जो एरिया में ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं हुआ वो और ज़्यादा पिछड़ा होते गया। ठीक है, तो इस तरह से पोलराइजेशन हो गया रीजन वाइज। और क्लास वाइज मतलब होता है कि जो फार्मर एरिया वाइज हमने बताया, ये एरिया वाइज है, जो एरिया में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ वो एरिया डेवलप हो गया, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और जहाँ पे और नहीं हुआ वो उनका कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गया। दूसरा, क्लासेस में जो फार्मरों ने पैसे, जो रिच फार्मर थे वो और रिच होते गए क्योंकि उनका इनकम बढ़ गया, और जो पुअर फार्मर थे जो ये सब यूज़ नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ लेस मनी, वो फार्मर जो थे इसका मतलब ये होता है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन से जो लोगों को बेनिफिट हुआ फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली एंड सोशली, समाज में जिनका पोजीशन ऊपर हो गया, इकोनॉमिकली रिच हो गए, फाइनेंशियली भी, तो इससे और जो लोग गरीब हो गए। सो हम देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से फार्मर दो पार्ट में बट गए। एक जो थे जिसका बेनिफिट हुआ वो वेल ऑफ हो गए, और दूसरा जो था जो कि गरीब थे और गरीब होते गए, जिनको जिनको फ़ायदा नहीं हुआ। तो आमतौर पर आपको पता है कि जो लेफ्ट पार्टी होती हैं जैसे कि सोशलिस्ट पार्टी वगैरह, ये गरीबों के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, जो फार्मर एक्सप्लॉइट होते हैं उनके लिए ये लोग काम करते हैं। तो इन्होंने इस इशू को उठाया और अपना पकड़ जो है वो अपना जो आई मीन
अपना इन्फ्लुएंस को और ज़्यादा स्प्रेड करने की कोशिश करने लगे अमंग द पुअर पीपल। ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल्सो रिजल्टेड इन द राइज ऑफ व्हाट इज कॉल्ड मिडिल क्लास। तो जो किसानों को बेनिफिट हुआ उन लोग एक तरह से फार्मर से अब मिडिल क्लास हो गए, और इस तरह से ऐसे फार्मर जो कि जिनका होल्डिंग साइज जो था बड़ा था, और जो 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 ज़्यादा ज़मीन थे उन लोग और रिच हो गए, और इस तरह से उन लोग पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गया। आपको पता होगा कि 1970s में 70s में और 70s में हम देखते हैं कि बहुत सारे पार्टीज इमर्ज हुए। जनता पार्टी हो गया, और बहुत सारे लीडर जो थे, जो कि लालू प्रसाद यादव हो गए, मुलायम सिंह हो गए, ये सब लोग जो हैं इनको जो बेनिफिट हुआ एग्रीकल्चर से उसका फ़ायदा उठाया इन लोगों ने, और पॉलिटिकली एक्टिव होना शुरू हो गए। ठीक है, सो ये है हमारा। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। मैंने बताया था केरला मॉडल को हम डिसेंट्रलाइज प्लानिंग बोलते हैं। जो कि ये अगर मान लो प्लानिंग जो होता है सेंटर से नहीं होता है, सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं होता है, बल्कि स्टेट बट ऑल्सो बाय स्टेट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अगर वो अपना प्लान करते हैं। इसमें प्लानिंग इज नॉट ओनली ऑफ ए बिग इंडस्ट्रीज और लार्ज प्रोजेक्ट, बट ऑल्सो फोकस ऑन एजुकेशन, हेल्थ के ऊपर, रिफॉर्म, इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, गरीबी हटाना। तो इसी को बोलते हैं हम डिसेंट्रलाइज प्लान, जो कि केरला मॉडल के अंदर आता है। ठीक है, ये केरला मॉडल हमने पढ़ रखा है। व्हाट इज द मीनिंग इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है या मीनिंग क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। द इकोनॉमिक प्लानिंग इज ए मैकेनिज्म टू अचीव द गोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम एक गोल सेट करते हैं और प्लानिंग के थ्रू उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं बाय परस्यूइंग द प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, अंडर दिस मैकेनिज्म द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज एंट्रस्टेड टू प्लानिंग कमीशन। वो प्लानिंग कमीशन क्या करता है, ये फिक्स करता है क्या गोल होगा, और उसको और ये गोल जो है 5 ईयर के लिए गोल होता है, और फर्दर इसको छोटे छोटे पार्ट में हम ईयरली प्लान डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से हम वी ट्राई टू अचीव द गोल दैट इज फिक्स बाय प्लानिंग कमीशन। ठीक है, एंड दिस गोल इज जनरली रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। व्हाट इज मेंट बाय प्लान डेवलपमेंट। प्लान डेवलपमेंट मैंने अभी ऊपर बताया, वही है प्लान डेवलपमेंट। प्रोसेस ऑफ टू डेवलप ए डिजाइन और प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बाय गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट वर द सम ऑफ द इंटरनेशनल proceeding that gave great deals of public support for the planning in India। ये 1940 और 50 में क्या हुआ था ऐसा वर्ल्ड में जिसकी वजह से प्लानिंग को हमने इतना इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया था। ठीक है, मैंने बताया था ना 2 तरह के मॉडल थे, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट मॉडल था। ठीक है, सोशलिस्ट में प्लानिंग होता है, तो हमने इसको ज़्यादा अहमियत देने ऐसा 40 और 50 में क्या हुआ था वर्ल्ड में। देखो द एक्सपीरियंस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन 19 इन यूरोप। सो 1929 में वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, और ये ग्रेट डिप्रेशन कैपिटलिस्ट सिस्टम का देन है। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था इकोनॉमी को, बहुत सारे कंट्री के इकोनॉमी शैटर्ड हो गए थे, और हमें फिर लगने लगा था कि शायद कैपिटलिस्ट सिस्टम ठीक नहीं है, हमें नहीं बहुत सारे कंट्री को। सो हमारे पास दूसरा ऑप्शन था सोशलिस्ट मॉडल, एंड देन वी वेंट फॉर सोशलिस्ट मॉडल। तो उसको हम अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। द इंटर वार रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जापान एंड जर्मनी। जापान एंड जर्मनी में प्लानिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा दोनों वार, यानी इंटर वार मतलब होता है 19 आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार, इन दोनों के बीच के दौरान में जर्मनी बहुत डेवलप हुआ था, दैट टू थ्रू प्लानिंग। जापान भी बहुत डेवलप हुआ था, तो हमें लग रहा था कि हम भी प्लानिंग के थ्रू डेवलप हो सकते हैं। स्पेक्टाकुलर इकोनॉमिक ग्रोथ इन सोवियत यूनियन। और आपको पता है 1917 जो था इस साल रशियन रेवोल्यूशन था, फिर रशिया में सोशलिज्म आ गया था, वहाँ पे प्लानिंग शुरू किया गया था, और इससे रशिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था। तो ये सारे चीज़ जो थे जिसको देख के हमें लगा कि नहीं प्लानिंग हमें भी अडॉप्ट करना चाहिए, इसीलिए हमने 1950 में प्लानिंग अडॉप्ट किया था। व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान एंड व्हाट गवर्नमेंट वाज क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज मतलब हम इस किस आधार पे हम इसकी आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, कंडेम करते हैं। ठीक है, 5 ईयर प्लान क्या था, सेकंड 5 ईयर प्लान स्टेज द हैवी इंडस्ट्री। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान एक्चुअली क्या था कि एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंट दिया था, एम्फेसाइज किया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था एग्रीकल्चर को दिया था, और सेकंड 5 ईयर प्लान किसको दिया था, जो इंडस्ट्री को। तो इस तरह से इंडस्ट्री एग्रीकल्चर दोनों को फर्स्ट में, सेकंड में इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री, बड़े इंडस्ट्री लगाने की बात करे गए थे। ठीक है, सो इंडस्ट्री इट वाज ड्राफ्टेड बाय टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट एंड प्लानर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ पीसी महालनोबिस। इनके बारे में हम पढ़ा था पहले, इकोनॉमिस्ट थे ये, और इनकी लीडरशिप में ये प्लान डेवलप किया गया था। The second plan wanted to bring about quick structural transformation by making changes simultaneously in all the possible direction। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था क्विक चेंज, जल्दी से बदलाव लाना।
और हम इस बदलाव लाने के लिए हमने हर डायरेक्शन में चेंज लाना जरूरी था, और वो भी जल्दी से. सो दैट वाज अनदर ऑब्जेक्टिव. द गवर्नमेंट इम्पोज सब्सटेंशियल टैरिफ ऑन इम्पोर्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री. सो डोमेस्टिक इंडस्ट्री मतलब जो इंडिया में जो भी इंडस्ट्री शुरू में इस्टेब्लिश किए गए थे, अब ये भी सामान बनाते थे. अगर मान लो कि बाहर से कोई सामान इंडिया में आके बिकने लगे, क्योंकि बाहर से जो बना रहे थे सामान वो डेवलप थे और वो सस्ते में बेच सकते थे इंडिया में. जब उनका सामान बिकने लगे तो हमारा बिकेगा नहीं. तो हमने क्या किया, अपने इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए हमने बाहर के जो भी सामान इंडिया में आते थे बिकने के लिए उस पर ड्यूटी लगाते थे, कस्टम ड्यूटी. और इस तरह से वो महंगा हो जाता था और वो कोई नहीं खरीदता था, और फिर हमारा इंडस्ट्री का प्रोडक्शन का गुड्स जो है आसानी से बिकना शुरू हो गया. सो दिस इज कॉल्ड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, जो हमने फॉलो किया था. As saving and investment were growing in this period, bulk of these industries like electronic, railway, steel, कम्युनिकेशन डेवलप हो गया. तो सेविंग मतलब फार्मर वगैरह का सेविंग बढ़ने लगा था, तो उससे वो सेव करते थे, वो पैसा मोबालाइज होके इंडस्ट्री वगैरह में लगना शुरू हो गया. तो ये भी एक फ़ायदा था हमारा. ठीक है, लेकिन हम देखते हैं किस ग्राउंड पे इसको क्रिटिसाइज किया गया था. देखो, क्रिटिकली एग्जामिन द मेजर आउटकम ऑफ द इंडियन मॉडल मिक्स्ड इकोनॉमी. ऐसी बात नहीं है कि अगर हम क्रिटिकली जब भी क्वेश्चन आता है तो हमें इसमें पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों लिखना है. जब भी क्रिटिकली इवेल्युएट बोला, एग्जामिन बोला, तो पॉजिटिव पॉइंट भी लिखना है हमें. तो ऐसा नहीं था कि हमने जो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल अडॉप्ट किया था उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बहुत सारे फायदे हुए थे. ठीक है. सो अब देखते हैं हम क्या था. मच ऑफ द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वर लेफ्ट टू प्राइवेट सेक्टर. सो एक्सप्लेन मिक्स्ड आउटकम ऑफ इंडियन मॉडल ऑफ मिक्स्ड. पहला जो पॉइंट था, पहला पॉइंट क्या था कि ज़्यादातर एग्रीकल्चर था, ट्रेड था, इंडस्ट्री थे, वो प्राइवेट सेक्टर के हैंड में था. तो ऐसा नहीं है कि हम ये बोल देना है कि सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करता था. दूसरी पॉइंट जो है कि स्टेट कंट्रोल की इंडस्ट्री, जो बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थे, सिर्फ वही स्टेट के कंट्रोल में था. आरएनएससी इंडस्ट्री हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गया. और इसका मेन मकसद था गवर्नमेंट को की इंडस्ट्री को अपने पास रखने के लिए कि इंडिया में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ट्रेड को रेगुलेट करना, और इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट हो सके. तो ये था तीसरा जो पॉइंट था. दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर विच बिकम बेसिस ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट. तो हम जो पॉलिसी हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट किया था, जिससे प्राइवेट सेक्टर का भी डेवलपमेंट हुआ और पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर का भी हुआ. इस तरह से बाद में हम इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएं और अब इतना डेवलप हो गए. देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंडस्ट्री, जैसे आरएनएससी इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ये पब्लिक सेक्टर के अंदर सेटअप किया गया और ये बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ और इंडिया को हेल्प किया एक तरह से फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए. इवन टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेज इन द एग्रीकल्चर. टेक्नोलॉजी चेंज में तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में लाया गया था, और एग्रीकल्चर में लैंड रिफॉर्म भी लाया गया था. तो इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल चेंजेस. ठीक है. सो लैंड रिफॉर्म लाया गया था. तो इस तरह से भी हमने मिक्स्ड इकोनॉमी में अपने आप को डेवलप किया. लेकिन ऐसा नहीं है, इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है. क्या था, पब्लिक सेक्टर बिकम इनएफिशिएंट ड्यू टू करप्शन, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन. पहला जो डिफेक्ट है, लिमिटेशन है, क्रिटिसिज्म है, पहला ये है कि पब्लिक सेक्टर वो बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट होता है कि सही से काम नहीं कर रहा था. दूसरी बात है कि करप्शन था वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं हो पा रहा था क्योंकि वहाँ पे इतना पैसा नहीं था कि हम बाहर से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट कर सके. प्राइवेट सेक्टर कुड नॉट डेवलप up to their potential due to government control over the through licensing and regulation. ठीक है. अब प्राइवेट सेक्टर तो इंडिया में दूसरा अलाउ किया गया था, ऐसी बात नहीं था, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर जो था वो फुल्ली डेवलप नहीं हो पाया क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा रेगुलेशन था, बहुत सारा कंट्रोल था. ये जितना उनका कैपेसिटी था, पोटेंशियलिटी था, उतना डेवलप नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज एट गवर्नमेंट फॉरवर्ड इन इंडिया. पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, जो मैंने बताया था ना कि अभी कि मेक बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक इंडस्ट्री टू बिकम लेस कॉम्पिटिटिव. जैसे मान लो कि बाहर से कोई भी सामान आता था ना, उस पर हम टैक्स लगा देते थे, बाहर से मतलब इंपोर्ट करते थे. तो अब टैक्स लगाने की वजह से इंडिया में वो चीज़ महंगा हो जाता था और इतना महंगा इंडियन खरीद नहीं पाते थे. तो वो लोग क्या करते थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इंडिया के बना हुआ चीज़ खरीदते थे और इस तरह से इंडस्ट्री को उन्होंने कंपटीशन से दूर रखा. तो बिना कंपटीशन के इंडियन प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री चलता रहा और ये धीरे धीरे इनकॉम्पिटेंट हो गए. ठीक है. तो ये भी एक प्रॉब्लम था हमारा.
द फ्यूचर लेड टू स्कैसिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और इस तरह से बाहर से इंडियन सामान इतना अच्छा नहीं था कि बाहर हम कंट्री में बेच सके और फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सके। तो हमने क्या किया, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का कमी होने लगा, स्कैसिटी होने लगा, और फिर हमारे पास इतना भी नहीं बचा था कि हम पेट्रोल वगैरह एसेंशियल कमोडिटी मंगा सके। तो उस आनंद फानन में हमें वर्ल्ड बैंक का कंडीशन मानना पड़ा और इंडिया अडॉप्ट किया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में। 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसमें हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, LPG पॉलिसी फॉलो किया था हमने। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।